नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर में पत्थरबाजों के बारे में जो खुलासा हुआ है वो एक बार फिर बताता है कि आखिर कश्मीर में क्या चल रहा है। सेना बडगाम में ऑपरेशन करती है, लेकिन अचानक पत्थरबाजों का एक काफिला सेना पर हमला बोल देता है और इस हमले में 60 से ज्यादा जवान घायल हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि जब सेना हर संभव कोशिश करती है कि उसकी जगह से किसी भी निर्दोष को खरोच तक ना आए, लेकिन जब सेना के जवानों पर ही हमला हो तो वो क्या करे? आखिर क्यों ये उम्मीद की जाए कि जानलेवा हमलों के बीच भी सेना मानवाधिकारों का ख्याल रखे, जबकि ये खुलासा हो चुका है कि कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई की गहरी साजिश है। और न केवल साजिश है बल्कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है इन पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने के लिए देने को। आखिर इन अलगाववादियों का पक्का इलाज क्या है? जिस तरह पाकिस्तान पत्थरबाजों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो रहा है, क्या उसे सरकार की नाकामी मानी जाए? आखिर क्यों यह उम्मीद की जाए कि सेना आतंक से भी लड़े और पत्थर भी खाए? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। The youth coming to the encounter site they are committing suicide. Bullet does not see who's coming and who it will hit. So my appeal to all the young boys is, as in the past, they should remain in their homes and not come to the site of encounters. And पाकिस्तान की ओर से और कुछ एजेंसीज इन बच्चों को भड़काने की कोशिश करती हैं, इन्हें भावुक और उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है जब भी कोई एनकाउंटर आरंभ होता है, और इन्हें उकसा करके घरों से बाहर निकाल करके एनकाउंटर के स्थान पर लाने का प्रयास होता है जहां इनको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और समाज सब मिलकर के इन बच्चों को समझाने में सफल होंगे। हुर्रियत सबको मालूम है, वो पाकिस्तान का बी टीम के रूप में ही काम कर रहा है घाटी में। एक तरफ वैली के युवाओं को हिंसा और आगजनी में ढकेलते हैं, दूसरी तरफ अपने बाल बच्चों को सरकारी नौकरियों में अच्छी तरह रखने का प्रयास करते हैं। ये इनका डबल फेस है, लोग इसको जान रहे हैं। लोगों से हमारा यही अपील है कि शांति बरकरार रखे, शांति बनाए रखे। नाजुक स्थिति में आर्मी है, अगर टफ स्टैंड ले तो कई दफा अनजाने में, गलती में, इस तरह की भीड़ भड़के में मासूमियत की भी हत्या हो जाती है। उस पर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। और अगर उनको बड़ा संयम से करना पड़ता है, आर्मी के लिए ये चुनौती का वक्त। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद जो स्टोन पेंटिंग का काम हो रहा था कश्मीर में, उस पर काफ़ी कमी आई है, लेकिन लगातार ये बढ़ रहा है। आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के नागरिकों पर किसी प्रकार का अगर कोई हमला या घटना होती है तो उसका आगे दूरगामी बुरा असर पड़ेगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, कश्मीर में कब तक पत्थरबाजी सहन करेगी सेना? दूसरा सवाल, पत्थरबाजों, अलगाववादियों से कैसे निपटा जाए? तीसरा सवाल, पत्थरबाजों के ब्रेन वॉश के पीछे सरकार की नाकामी? चौथा सवाल, सेना की सख्त कार्रवाई से सुधरेंगे कश्मीर के पत्थरबाज? तो ये वो कुछ सवाल हैं जिनको हम अपने इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। इस डिबेट में मेरे साथ बात करने के, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक बड़ा पैनल है। हमने कोशिश की है कि हम सभी लोगों से बात कर सकें, पॉलिटिकल पार्टीज से, इसके अलावा एक्सपर्ट से, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आपको बता दें कौन कौन होगा मेरे साथ। फिलहाल इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सुशील पंडित, रूट्स इन कश्मीर से मेरे साथ। रूट्स इन कश्मीर से है, कश्मीरी पंडितों का एक संगठन है और उनके लिए काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। मेरे साथ आर.के. मल्होत्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए शबनम लोन जुड़ेंगी, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, और उनसे भी इस बारे में हम पूछेंगे कि उनकी क्या सोच है ये सब कुछ जो कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर जो अब नई चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह से पाकिस्तान इनको स्पॉन्सर कर रहा है।
मेरे साथ मीम अफजल खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर वो कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या सोच है। और संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ ज्वाइन करेंगे बस थोड़ी देर में, जिनसे हम बात करेंगे कि सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही जो जम्मू और कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रही है इन पत्थरबाजों से निपटने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आर के मल्होत्रा साहब आपके पास आऊंगा। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन आर के मल्होत्रा साहब सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आर्मी चीफ के ये कहने के बाद कि अगर पत्थरबाजों ने आर्मी ऑपरेशन में या सेना की कार्रवाई में रुकावट डाली तो उनको भी गोली का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद भी इन पत्थरबाजों की अकल ठिकाने नहीं आई, ये साफ दिख रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि वो इंटेंट उनका यही है कि किसी तरह आर्मी के ऑपरेशंस को बीच में रोको, आर्मी के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करो और जो वहां पर एंटी इंडियन एलिमेंट है उनको वहां पर हेल्प करो। तो ये जो अब खबर सामने आ रही है और जो खुद डीजी कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि पाकिस्तान न केवल इनको सहायता दे रहा है, हेल्प कर रहा है, बल्कि वो पेरोल पे इनको रखे हुए। इसमें कोई शक नहीं है और ये कोई नई बात नहीं। हम शुरू से जानते हैं कि पाकिस्तान ही इस जैसी चीज़ों को प्लान कर रहा है और हवा दे रहा है। और पाकिस्तान की एक मानी हुई स्ट्रैटेजी है कि टेररिज्म एक हिस्सा है उसकी स्ट्रैटेजी का। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म हो रहा है और उनको मालूम नहीं, वो स्ट्रैटेजी है उनकी कि एक बड़े मुल्क के साथ, एक ताकतवर मुल्क के साथ, एक ऐसी जगह जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको निपटने का उनके पास तरीका ये ढूंढा कि उन्होंने मिलिटेंसी और टेररिज्म का सहारा लिया। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी भीड़ वो इकट्ठा कैसे कर पाते हैं इसका सिर्फ अंदाजा ये लगाना होगा कि वो भीड़ अपने आप इकट्ठी नहीं होती, उनके पीछे जरूर कोई ना कोई एक टेरर एलिमेंट होता है जिसने बंदूक उधर रखी होती है। वो तो बंदूक के सहारे आदमियों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन आपकी बंदूक को संयम में रखा जाता है कि आप कुछ ना करें। आपने दूसरा कहा कि जब आर्मी चीफ ने कहा उसके बावजूद ये हो रहा है, तो इसमें एक फर्क ये बताता हूं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसमें आर्मी शुरू में शामिल नहीं थी। जब वो पत्थरबाजी शुरू हो गई और सीआरपीएफ और जो अदर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके ऊपर पत्थर मारने शुरू करे तो उन्होंने मदद के लिए आर्मी को बुलाया और तब ये गोलीबारी हुई। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो आर्मी चीफ ने कहा वो करेंगे भी और यही होना चाहिए। और हमारे देशवासियों को और पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझ लेना चाहिए कि एक किसी भी नेशन का एक आखिरी हथियार होता है फौज। अगर उसको ही आप नाकाबिल और उसको संयम में रखेंगे और उस पर उंगली खड़ी कराएंगे तो उसके बाद का बाहर से फौज उठाएंगे आप, आपकी खुद की फौज है लेकिन आपने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इन चीजों पे जब तक हम बाज नहीं आएंगे और इस पे राजनीति नहीं करेंगे तो मनोबल कम ही होगा। चलिए, पहला इलाज पत्थरबाजों का कि इस पर राजनीति मत करिए। इस बीच संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सुशील पंडित अब मैं आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित, पहला इलाज की राजनीति नहीं होना चाहिए, दूसरा इलाज क्या है? क्योंकि पत्थरबाज लगातार बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में जिस तरह से लगातार कहा तो यह भी जा रहा है कि सबसे बड़ा कर्फ्यू अभी तक का घाटी में, उसके बाद जिस तरह से लगातार वहां पत्थरबाज सामने आ रहे हैं, आर्मी ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इलाज है इन पत्थरबाजों का? देखिए, इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि जो इन्हें ऑक्सीजन देते हैं, जो इन्हें हर तरह की मदद पहुंचाते हैं, इनको राजनीतिक प्रोत्साहन और प्रश्रय देते हैं, आपको वहीं से नल बंद करना पड़ेगा। जब इन्हें लगता है और दुनिया को दिखाई पड़ता है कि आप सत्ता में आते हैं 1 मार्च को और 8 मार्च को आप मसरत आलम को रिहा कर देते हैं, आप 23 मार्च को आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान नेशनल डे पे हर रोज झंडा फहराने, हर वर्ष झंडा फहराने देते हैं, राष्ट्रगान गाने देते हैं पाकिस्तान का। तीसरे साल लगातार उन्होंने यही किया है। आप हर बार जब भी कोई मिलिटेंट मरता है उसका गाजे बाजे के साथ फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने देते हैं, सब 50-50 हजार की भीड़ जुटवाते हैं, चाहे वो वहां का स्थानीय आतंकवादी हो या पाकिस्तान का बेनाम बिना शक्ल का आतंकवादी हो। तो इस तरह आप इस पूरे मामले को पका रहे हैं, वहां के किशोरों और नौजवानों में एक उन्माद भर रहे हैं और वो उनको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि अब जब फौज भी किसी मिलिटेंट का एनकाउंटर करे तो आप उस काफिर फौज पर अपने एक मुजाहिद को बचाने के लिए पत्थरबाजी करें। तो आपको जगह जगह से रिसाव बंद करने से पहले उस नल को बंद करना पड़ेगा जहां से यह सब बहता हुआ आ रहा है। ठीक बात। और इसकी जड़ जो है, इसका बीज जो है, ठीक उसी सत्ता और उसी सरकार में है जिसे
केंद्र से सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो इस तरह की नीतियां बनाते हैं कि एक तरफ आतंकवाद को प्रश्रय मिले, एक तरफ वहां के मिलिटेंट्स को आश्रय मिले, और दूसरी तरफ बयानबाजी हो कि इसको ऐसे बंद करेंगे और उसको वैसे बंद करेंगे। ठीक है संजू वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, फिर मीम अफजल साहब आपके पास आता हूं। संजू वर्मा, केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी पीडीपी के साथ मिलकर चला ही रहे हैं। हमने देखा है जिस तरह से पीडीपी और आपकी सरकार को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं कि पीडीपी कुछ कहती है बुरहान वानी को लेकर, बीजेपी कुछ और कहती है बुरहान वानी को लेकर। हमने देखा है कि जिस तरह से पत्थरबाजों की संख्या लगातार कश्मीर में बढ़ती जा रही है, क्यों ना इसे राज्य सरकार का फेल्योर माने। महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप पत्थर छोड़िए और आइए एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पत्थरबाज साफ कह रहा है कि हम पेरोल पर हैं, हमें 7,000, 8,000, 10,000 रुपए पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं और इसलिए हम पत्थर फेंक रहे हैं। गौरव, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैं सुशील पंडित जी से इस बात से सहमत हूं कि आसिया अंद्राबी जैसे लोगों को, वहां के जो नवयुवक हैं, कश्मीर के जो किशोर हैं, उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। पर एक बात जो मैं दोहराना चाहूंगी वो ये है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का जो इशू है, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये ना केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, ना केवल ये जिहादी टेरर का मुद्दा है, ना केवल ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा है, इट इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग। तो आप यदि मुझे ये पूछेंगे कि पिछले 2.5-3 सालों में मोदी सरकार ने क्या कहा या क्या किया, तो मैं बोलूंगी सबसे पहली बात तो मैं ये डंके की चोट पे कहना चाहूंगी कि पिछले 10-15 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकवाद को हमने प्रेशर किया पाकिस्तान को और उन्होंने कुछ एक्शन लिया। बट पहली बार ऐसा हुआ कि अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट, चाहे आप कह लीजिए कि वो दैट इज ओनली अ फेस सेवर, बट द फैक्ट रिमेन्स कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जुडिशियल कस्टडी में, हाउस अरेस्ट में डाल के रखा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने जब इलेक्शन चुनाव लड़ने से पहले कहा था डायलॉग एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। वार्तालाप और आतंकवाद ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। और मुझे लगता है मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम, आपको 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वार्तालाप मत करिए। हाफिज सईद को आपने नजरबंद करवा दिया, आप क्रेडिट ले लीजिए। तो फिर अलगाववादियों को जो आप इतने सहायता दे रही है बंद कर दीजिए। क्यों केंद्र सरकार अभी करोड़ों रुपए खर्च करती है अलगाववादियों पर? अलगाववादियों को क्यों आपने सरकारी मेहमान बना के रखा हुआ है? क्यों उनको इतनी सिक्योरिटी देके बैठे हुए? सुशील पंडित, एक मिनट संजू वर्मा, फिर अफजल साहब। एक छोटा सा तथ्य आपको यह भी दूं, 2008 के फौरन बाद हाफिज सईद को लिया था नजरबंदी में, जकीर रहमान लखवी को भी लिया था नजरबंदी में। आपको साफ मालूम है कि पाकिस्तान इस तरह का नाटक करता है और फिर कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। इसको हम गंभीरता से लेंगे क्या? पाकिस्तान ने अभी तक जैश ए मोहम्मद के संस्थापक को पकड़ के रखा क्या? नहीं। तो वो इस तरह के नाटक थोड़ी देर बाद करते रहते हैं, और अगर हम इसी को संजीदगी से, गंभीरता से ले लें तो फिर उनसे असली मुद्दे पर लड़ेंगे कब? ठीक है मीम अफजल साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा। मीम अफजल साहब, इस बात से तो हम सब सहमत हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से यह देश सालों से पीड़ित रहा है, और कश्मीर का क्या हाल है उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। तो फिर जब कश्मीर में पत्थरबाजों के ऊपर कोई सख्त एक्शन लेने की बात आती है तो पहला सवाल क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए कि मासूम बच्चे हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए, और जनरल बिपिन रावत ने जो कहा बिल्कुल गलत है। और दूसरा सवाल कि क्या अगर यह बात साफ हो जाती है कि पत्थरबाजों को पाकिस्तान पैसे दे रहा है, पत्थरबाजों को अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो वो पत्थरबाज भी वही आतंकवादी की श्रेणी में रखने चाहिए जिनके खिलाफ सेना ऑपरेशन चलाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। आपने कहा कि क्या उनको आतंकवादियों की शैली में रखना चाहिए, इस पर तो बहस की जा सकती है और इस पर बहस हो भी रही है, 2-3 दिन से हो रही है, मुख्तलिफ चैनल से इस पर बात की है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो मसला है, जो वहाँ मौजूदा सरकार है, ये उसकी ज़िम्मेदारी कि उसको निपटे। अभी जो हमारी बहन बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो कुछ कोशिश ये की कि हमने हाफिज सईद जो है उसको बंद करवा दिया वगैरह वगैरह। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 3.25 साल इस सरकार को हो गए हैं, कोई कामयाबी इस सरकार को इस मामले में नहीं मिली है। हल क्या है तो सरकार को सोचना है।
जहाँ तक आपने कहा, मैं समझता हूँ इस बात की सख्त मजम्मत होनी चाहिए कि अगर हमारी सेना वहाँ पर आतंकवादियों से निपटने के लिए कहीं पर जाती है, अगर उसकी राह में कोई भी आदमी आकर के रोड़ा अटकाते हैं या वही समझते हैं कि इससे वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पथराव करते हैं, तो इसकी ना सिर्फ ये कि मजम्मत होनी चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो एक नेचुरल कार्रवाई है। जो हमारे अभी एक भाई कह रहे थे कि उनके पास रास्ता क्या रह जाता है, मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये मेरा एतराज़ नहीं है बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं तो सीधे फायरिंग करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं। पिछली बार आपने देखा बुलेट गन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल हुआ था, जिसके नतीजे में बहुत बुरी तरह से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग घायल हुए, अंधे भी हुए। तो पैलेट गन। तो मैं ये कहूँगा कि आंसू गैस वगैरह ये इस्तेमाल होता है देश में हर जगह पर। अब कभी इस तरह का पथराव हमारे स्टूडेंट्स कभी कभी कर देते हैं, बहुत सी जगहों पर हमने देखा है। वहां पर जो निपटने के तरीके हैं सर, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चेतावनी दे दे कि आर्मी के ऑपरेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में आप कोई नहीं आएंगे, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवाइजरी जारी कर दे, जब सेना का जो अध्यक्ष है, सेना का जो चीफ है, वो कह दे कि आर्मी ऑपरेशन के दौरान अगर कोई कुछ करेगा तो वो गोली खाएगा, ये सब जानते हुए भी, और कोई नाबालिग नहीं है, बच्चे हैं इसमें बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद बाकी सब मैच्योर हैं और खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की पेरोल पर करते हैं, और कल जब जुमा होगा, जुमे की नमाज में हम जाएंगे और वहां हमारे ज्यादा रेट है और वहां हम ज्यादा पत्थर फेंकेंगे, तो फिर वो कहां से उनके साथ हम बातचीत करें, कहां से समझाएं? और क्या आपको लगता है कि इस तरह की सोच के लोग मेरे ख्याल में हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको पैसे मिलते हैं, और ये शिकायत पहले भी आई है, कोई नई बात नहीं है, अगर वो खुद ये कह रहे हैं तो सरकार का काम है कि पता करे पैसे आ कैसे रहे हैं, हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का पैसा कैसे पहुंच रहा है, कौन सा तरीका रह गया है। हमारे यहाँ तो डिमोनेटाइजेशन के बाद ये कहा गया था कि ब्लैक मनी को समाप्त करने के बाद अब टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक मनी जो है वो कितनी पकड़ ली गई, और ये ब्लैक मनी कहां से आ रही है, ये बाहर का पैसा किस तरह से देश के अंदर दाखिल हो रहा है, ये सवाल आम लोगों से, जनता में पूछने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मैंने अभी मीम अफजल जी की बात सुनी, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि टीवी स्टूडियो में आकर आप जो इतने बेबाक तरीके से बात करते हैं कि ब्लैक मनी कहां से आई, सरकार क्या कर रही है, अरे आपकी कांग्रेस सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। और मैं आपको बता सकती हूं, ये स्टैटिस्टिक्स पब्लिक डोमेन में है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कराची प्रिंटिंग प्रेस से जो जाली नोट होते थे, जो FICN का रैकेट था, 400 करोड़ से 700 करोड़ तक का इसका वैल्यू माना जाता है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया ना, ये अब तो खत्म हो गया ना। मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है, आप इस जीत को नकार। अरे भाई खत्म हो गया तो पैसा कहां से आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। को नकारा नहीं कर सकते मीम अफजल जी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, मैं चुप थी जब आप बोल रहे थे, पहले मेरी बात सुनिए फिर आराम से जवाब दीजिए। दूसरी बात, मोदी सरकार ने और मुफ्ती बोलिए जो अभी जम्मू कश्मीर की जो हमारी सीएम है, महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद तो काफी कुछ बदला है, बट कांग्रेस के 10 सालों में, मैं आपको आंकड़े देती हूं, 8000 से ज्यादा AK-47 राइफल्स, 6871 RDX, 20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स, 2 लाख से ज्यादा ग्रेनेड्स एंड हैंड ग्रेनेड्स, ये सब बरामद हुए हैं। तब आप क्या कर रहे थे पिछले 10 साल में, जब आतंकवाद सीना तान के बोल रहा था, तब आपकी सरकार कर क्या रही थी? मोहम्मद नोमान को किसने पकड़ा? मोदी सरकार ने। बुरहान वानी को किसने मारा? मोदी सरकार ने। सैफुल्लाह को किसने मारा? मोदी सरकार ने। याकूब मेमन को फांसी तक संजू वर्मा मीम अफजल साहब से मैं आपका जवाब लेता हूं, लेकिन एक कुछ आंकड़े अब आप भी सुनिए। संजू वर्मा कुछ आंकड़े अब आप भी सुनिए। मीम अफजल साहब आप जवाब दीजिएगा संजू वर्मा की बात का। संजू वर्मा कुछ आंकड़े सुनिए, मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है, लेकिन अब आप मेरे आंकड़े सुनिए। पाकिस्तान का सालाना फंड है कश्मीर में इन लोगों को या अलगाववादियों को या वहां पर आतंकवाद को फैलाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का। पत्थरबाजों से के ग्रुप का सालाना फंड है 5 से 8 लाख रुपए का। पत्थरबाजी के लिए भड़काने का फंड 5,000 से 10,000 रुपए पर हेड दिए जाते हैं।
भीड़ के बीच से ग्रेनेड फेंकने पर 1 से 5,000 पर हेड दिए जाते हैं। आतंकी हमला करने का फंड अलग है, पत्थरबाजों की रोजाना सैलरी अलग है और पाक से कश्मीर में घुसपैठ पर ये सैलरी अलग है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स यहां पर सामने आ गया है। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह किया, आपकी सरकार ने यह किया, तो ये कैसे चल रहा है अभी तक? कैसे ये फंडिंग चालू है? मीम अफजल आपसे यही पूछ रहे हैं, फंडिंग क्यों नहीं रोक पाया? तो गौरव, मैं आपको एक चीज का जवाब देना चाहती हूं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद, सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ, नवंबर 8, 2016 को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ। पत्थरबाजी के अलावा आप मुझे बोलिए, उड़ी, त्राल, कुपवारा, पंपोर जैसे हादसे हुए हैं, उनमें बहुत तेज रफ्तार से कटौती हुई है। इस बात के लिए आप हमको कुछ तो श्रेय देंगे। जब बिपिन रावत कहते हैं कि हम पत्थरबाजों को, यहां श्रेय लेने की बात तो नहीं हो रही। देखिए, जैसे लोग श्रेय लेने के लिए 10 साल में वो भी बहुत श्रेय ले सकते हैं। श्रेय लेने के लिए आप भी 3 साल में श्रेय लेते रहिए। इस बीच पत्थरबाजों का इलाज नहीं मिल रहा, कांग्रेस के लोग इस बीच पत्थरबाजों का इलाज नहीं मिल रहा, आप श्रेय लेते रहिए। आप पहले इनसे पूछिए कि 10 सालों में क्या किया और क्या आज आप, वो छोड़िए 10 सालों में क्या किया संजू वर्मा, 10 सालों में क्या नहीं किया, क्या किया उसके बाद उसी का नतीजा है कि आज वो ना राज्य में है और ना ही केंद्र में है। जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। वो छोड़ दीजिए इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। अब दिया आपको, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, उस 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसका उसके बारे में बार बार सवाल भारतीय जनता पार्टी और देश ने किए, हमने उसका जवाब दिया। आज बारी आपकी है। आप हर चीज को कांग्रेस के गले में डालकर आप क्लीन चिट नहीं ले सकती हैं। हफीज सईद नजरबंदी में है। नहीं, ठीक है, आप हफीज सईद का श्रेय लेते रहिए। सर, कहानियां सुना रही हैं हमको बैठ करके यहाँ टेलीविजन चैनल पर। देखिए, एक बड़ी चीज हमें सोचनी पड़ेगी। कहानियां मत सुनाइए आप हमको। एक तो ये कहना कि जब से हम पार में आए हैं तब से हमने कंट्रोल किया। सच क्या है? संजू वर्मा, कहानियां आप बनाते आ रहे हैं 10 सालों से, इसलिए संजू वर्मा सुनिए, संजू वर्मा सुनिए, संजू वर्मा सुनिए, संजू वर्मा सुनिए। मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा, अभी आपका नंबर नहीं आ रहा, आपके मतलब बोलिए। देखिए, मुझे नहीं है। एक मिलिट्री सक्सेस को या मिलिट्री ने की कार्रवाई की वजह से आपके कुछ हथियार पकड़े गए, एम्यूनिशन पकड़ा गया, उसका श्रेय राजनीति को लेना अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजनीति की कमजोरी क्या है? राजनीति की कमजोरी ये है, आई एग्री विद यू। देखिए, राजनीति की कमजोरी क्या? राजनीति की कमजोरी ये है कि लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हो गए, क्राउड्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, पत्थरबाजी में लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर है। और इसके खिलाफ जैसे ही आप अपने ही आदमियों के खिलाफ अपनी ही सेना को लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक घर्षण और विवाद पैदा होगा। तो उसको रोका क्यों नहीं गया? उन जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं जो सेना के खिलाफ काम, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। फौज क्या कर सकती है? फौज उनको मार के भगा के सबक सिखा सकती है, फौज उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उनको उधर लाने के लिए जो टेररिस्ट उसमें शामिल है, उसके लिए नीति की जरूरत है। नीति की क्या जरूरत है कि जहां जहां ये चीजें होती हैं आप थाने ज्यादा खोलें, आप ज्यादा उधर पुलिसकर्मी उधर रखें। आप वो तो रख नहीं रहे। उधर से लोग आते हैं ऑपरेशन करने के लिए और लोग जुड़ जाते हैं। तो ये जो नीति के काम है, जहां आपने लॉ ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना है, वो आपने नहीं किया। बिल्कुल। सुशील पंडित कुछ कहना चाहते हैं? मैं मल्होत्रा जी से 100% सहमत हूं और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर होता है तो वो काम करता है सुरक्षा बल, लेकिन जब राजनीति उसमें सामने आती है तो मुख्यमंत्री माफी मांगती दिखाई पड़ती हैं, उप मुख्यमंत्री सफाइयां देते सुनाई पड़ते हैं कि अगर हमें मालूम होता वो बुरहान वानी है तो उसका एनकाउंटर नहीं करते। और नीति का ही ये नतीजा है कि जिस सुपरिटेंडेंट पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था वो अब तक सस्पेंडेड है, उसको पोस्टिंग नहीं मिली है जी। तो राजनीति और नीति किस तरह कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। संजू जी, मुझे आपकी सरकार को बहुत सी शुभकामनाएं देनी है कि वो इस आतंकवाद से जूझने में सफल हो, लेकिन उसके लिए आपको जिस नीति के ऊपर दृढ़ता से चलना है उसमें किसी आतंकवादी के सामने घुटने टेकना, उसको कंसेशंस देना, उनके साथ किसी तरह के समझौते करते दिखाई पड़ना,
उनके घरों में जाकर उनके लोगों को सांत्वना देना, सरकार की तरफ से ऐसी नीतियां बनाना कि उनको प्रोत्साहन मिले, यह सुरक्षा बलों की मेहनत पर पानी फेरने वाला काम है और इससे सरकार को बचना चाहिए। सुरक्षा बलों के किए हुए काम का श्रेय लेना तभी ठीक होगा जब आप उनके साथ अपनी राजनीति और नीति को अलाइन करेंगे और उनको मदद करेंगे। लेकिन अगर आप उनके हाथ बांध देते हैं, कश्मीर में ऐसी नीतियां और ऐसी राजनीति चलाते हैं जिससे सुरक्षा बलों के काम में और प्रोत्साहन में पानी फिर जाए, तो उसके लिए फिर आपका श्रेय लेना बिल्कुल कतई वाजिब नहीं है। संजू वर्मा कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं अभी कुछ कहना चाहूंगी, बोलिए बोलिए। सुशील पंडित जी, पहले तो धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, पर मैं आपसे कुछ एक दो चीजों पर सहमत नहीं हूं। आप कहते हैं कि हमारी सेना बल को, हमारे जवानों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने, पर जो आप उसके साथ साथ ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की सरकार वो जाकर सांत्वना देती है, बुरहान वानी के फादर को सांत्वना यदि देती है वो इस बात के लिए नहीं कि हमने बुरहान वानी को निकाल कर बिना किसी रोष और रंजिश के जो करना था सही काम किया, उसको मारा, बिकॉज ही वॉज अ टेररिस्ट। हिजबुल कमांडर भी मैं नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी हिजबुल का एक खतरनाक आतंकवादी था। सांत्वना देते हैं एट अ पर्सनल लेवल, बट उसका मतलब ये नहीं कि सांत्वना को आप जम्मू एंड कश्मीर क्या बात कर रही है मैम? स्टेट पॉलिसी मान ले। क्या बात कर रही है? आपने सफाई दी कि आपने ये सफाई दी, वहां के उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान आपके उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि अगर हमें पता होता कि वो बुरहान वानी वहां है तो एनकाउंटर नहीं होता। खत्म करने दीजिए, मुझे बात खत्म बोलिए करने बोलिए दीजिए। संजू वर्मा बोलिए। यदि मोदी सरकार घबरा गई होती तो क्या वो सैफुल्ला को उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में जब उनको पता पड़ा कि ये है सैफुल्ला जैसा खतरनाक आतंकवादी, आप हर चीज को सरकार के क्रेडिट से कैसे जोड़ देती है संजू वर्मा? संजू वर्मा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या मोदी सरकार ऐसे किसी काम को नहीं करेगी क्योंकि चुनाव चल रहा है? क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस काम को नहीं करेगी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगी क्योंकि चुनाव चल रहा है? आप कहां बहस को ले जा रही हैं? आप कहां बहस को ले जा रही हैं? संजू वर्मा, सवाल यह है, इन पत्थरबाजों के इलाज के लिए सरकार ने क्या किया? पब्लिक पॉलिसी, इन पत्थरबाजों के इलाज के लिए सरकार ने क्या किया? दिस इज क्वेश्चन, यू शुड आंसर। बट बुरहान वानी का भाई भी मरा था, उसको जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने 4 लाख का मुआवजा दिया। बुरहान वानी को सांत्वना देने या उसके फादर को छोड़िए, आपने सांत्वना दी कि नहीं दी? अभी जो हो रहा है वो सामने देखिए ना, अभी क्या हो रहा है सामने? बुरहान वानी के मरने के बाद के जैसे हालात फिर से पैदा हो रहे हैं घाटी में। इतनी सी है मीम अफजल साहब, मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। एक मिनट संजू वर्मा रुकिए। संजू वर्मा, मीम अफजल साहब, मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। एक मिनट आ रहा हूं सर, एक मिनट। मीम अफजल साहब, आपने कहा कि पत्थरबाजों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाए या न रखा जाए, इस पर बहस हो सकती है। सर, किस तरह की बहस चाहते हैं आप? वो शख्स जो एक क्रिमिनल का, जैसे कि हम कहते हैं क्रिमिनल का सहयोगी क्रिमिनल होता है, तो एक शख्स जो आतंकवादी का साथ दे रहा है वो आतंकवादी क्यों नहीं है? कौन सी बहस करना चाहते हैं आप उसमें? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कभी कभी अगर उन पर गोली भी चलती है तो मजबूरी है सरकार की। मैंने कहीं उसको सपोर्ट नहीं किया। मैंने तो ये कहा है कि ये बहस मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, और इससे पहले हमारे सेना के भी उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ कहा था कि जो अगर आतंकवादियों से हम मुकाबला कर रहे हैं उसके साथ उसको बचाने की कोई कोशिश करने के लिए वायलेंस करता है, पत्थरबाजी करता है, तो हम उसको भी उसी शैली में रखेंगे। मैं समझता हूँ। और वो लोग जो दिल्ली में बैठ के उनकी तरफदारी करते हैं, बच्चे हैं, अफजल साहब, वो लोग जो दिल्ली में बैठ के तरफदारी करते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और ना उनके वो काम में लोग कोई जो रुकावट कहते हैं कि डालते बच्चों के खिलाफ आतंकवादियों जैसी मौजूदा सरकार कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई को बता देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूं कि हम उसका ना क्रेडिट लेते हैं और ना हम उनके काम के अंदर कोई बाधा डालने की बात करते हैं। मौजूदा सरकार का, जैसे कि अभी हमारी बहन बार बार इस तरह का जिक्र कर रही है, आप भी टोक रहे हैं उनको कि आप क्रेडिट लेने के चक्कर में। अरे भाई, जो सामने हो रहा है उस पर तो बात करते रही। 10 साल कांग्रेस ने क्या किया, 20 साल फला ने क्या किया, 60, अरे भाई हमने तो 60 साल के अंदर पूरे देश को तबाह कर दिया। आपने देश को कहां पहुंचा दिया? 3 साल के अंदर आपने कश्मीर का मसला। सिर्फ गोलियां चलाने से मसले हल होते हैं क्या? मीम अफजल साहब, एग्रीमेंट के कारण आज तक कश्मीर आपको ये आप चलवाती हैं गोलियां,
गोलियां आप चलवाती हैं, सरकार फौज चलाती है। आप चलवाते हैं, फौज चलाती है। कश्मीरी आज तक आपको कोस रहे हैं। किस बात का क्रेडिट आप लेते हो? आपने कुछ नहीं किया। कश्मीर का मसला आपने हल कर दिया क्या? आज 3000 से कम। अरे हमने तो मुल्क को तबाह किया है। आपके कहने पर हमने 60 साल के अंदर तो बहुत जबरदस्त फूल खिला दिए हैं। कश्मीर की वादियों के अंदर अमन ही अमन दिखाई दे रहा है आपके आने के बाद। नहीं अफजल साहब, आपने किस पार्टी के साथ समझौता किया? अफजल साहब, पूरी अटैक के बाद डीमोनेटाइजेशन, मुझे बताइए ना कौन सी पार्टी है वो? उस पार्टी की पॉलिसी क्या है और आपकी पॉलिसी क्या है? आप माने अफजल साहब, आप दोनों की पॉलिसी कहीं मिलती है? इट इज एन अननेचुरल अलायंस। अफजल साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे। अरे आंकड़े छोड़िए अफजल साहब, भारतीय जनता पार्टी के झूठे आंकड़ों पर नहीं जाते। सुन लीजिए, अफजल साहब सच्चाई देखना चाहते हैं। अफजल साहब सुन लीजिए, जी को श्रेय दिया। संजू वर्मा सुन लीजिए, संजू वर्मा सुन लीजिए, संजू वर्मा एक करके, संजू वर्मा होल्ड ऑन, एक मिनट अफजल साहब, संजू जी एक मिनट। बैठ के कोई आंकड़ों को चेक नहीं कर सकता है। शिमला एग्रीमेंट के कारण कश्मीरी आज भी आपको कोस रहे हैं। संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए। मीर अफजल साहब सुनिए, सुशील पंडित आपको कुछ कहना चाहते हैं। अफजल साहब, आपने पीडीपी बीजेपी की असंगतियों के बारे में तो बताया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कैसे आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आपकी अपनी पार्टी। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था तो श्रीनगर के लोकसभा एमपी हैं तारिक हमीद कर्रा साहब, आप भी कुछ कम नहीं करते हो। एक मिनट, बात सुन लीजिए, आपको बता रहा हूं मैं। आप हमेशा आप बात सुन लीजिए, मुदाखलत करते हो। आप भी कुछ कम करने काम नहीं करते हो। आपको मैं एक तथ्य बता रहा हूं, आप भी कम नहीं करते। उसका जवाब दे दीजिए। आपकी जबान बहुत महज़ब है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मीर अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं एक सच्चाई से आपका ताल्लुक करा रहा हूं। बहस को बहुत गौर से सुनता हूं। शुक्रिया। आप कहां बोलते हैं, कहां निशाना लगाते हैं, ये भी मैं जानता हूं। आप सुन लीजिए अब। लेकिन मैं अभी हाल ही में आपने अपनी पार्टी में तारिक हमीद कर्रा को शामिल किया है। कश्मीर से आए हैं, आप कश्मीरी पंडित हैं, मेरी पूरी 100% हमदर्दी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए सर, लेकिन हम आप ही की नीतियों के सताए हुए हैं। अभी आपने श्रीनगर के पुराने एमपी तारिक हमीद कर्रा को अपनी पार्टी में शामिल किया है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद उनका बयान था कि कश्मीर में हिंदुस्तान मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। इस तरह भड़काया उन्होंने कश्मीर में मुसलमान को और मुसलमान नौजवानों को। आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल कैसे कर लिया, मैं जानना चाहता हूं। भड़काने का काम कर रहे हैं, यही बात दोहरा करके। अब आप यही काम, मैं आपको याद दिला रहा हूं तो मैं ये काम कर रहा हूं, और उन्होंने ऐलान किया तो आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने कुछ नहीं किया। आप अपनी पार्टी में किस तरह के लोगों को ले लेते हैं? मैंने नहीं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मेरा आपको ये याद दिलाना गलत है। गलत काम किया तो उसके नतीजे में आपको इस बात की इजाजत नहीं मिल गई है कि आप भी वही गलत काम करें। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको ये याद दिला रहा हूं कि नीति सिर्फ उनकी खराब नहीं है, आपकी 10, 15, 20, 50 सालों की नीतियों ने हमको यहां तक ला पटका है। Okay. It is a case of pot calling the kettle black. लंबी बहस होगी, उस पर लंबी बहस हो सकती है। छाछ तो छाछ, छननी भी बोले तो नहीं चलेगा। मैं राजनीति से परे जाना चाहता हूं गौरव, अगर मुझे इजाजत हो। पता नहीं कौन सी छाछ है, छल्ली कौन बोल रहा है। सर रुकिए, अब दूसरी बात करते हैं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मीर अफजल साहब, आर.के. मल्होत्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। आर.के. मल्होत्रा, देखिए, राजनीति से परे चलते हैं और इस मुद्दे को सुलझाने की तरफ जाते हैं। मुद्दे को सुलझाना, सबसे पहले इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह सुलझाया जाएगा। हमें और आपको मालूम है कि उधर इलेक्शन साउथ कश्मीर और 2 सीटों पे हो रहे हैं और उस इलेक्शन की वजह से राजनीति गर्मा गई है और हम लोग राजनीति को नीति में घुसा रहे हैं। तो इससे जब तक हम परे नहीं रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए हुआ क्या, बैंक में डाका पड़ा, बैंक डाका पड़ने के बाद आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। आपके सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो आपने वीआईपी बना रखे हैं उधर, उनसे हथियार छीन के चले गए। आप हथियार आज पहली बार पकड़ा गया, उससे पहले कभी हथियार नहीं पकड़े गए। अगर आप इस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिखरने देंगे, और मैं आपको याद दिलाता हूं नवंबर में जब डिमोनेटाइजेशन की बात हुई तो कर्फ्यू के टाइम पे बैरियर्स लगाए हुए थे फौज ने। एक गाड़ी थी जो उस फौज के बैरियर से निकली और उसको ऊपर गोली चला दी गई और 2 बच्चे मर गए।
उसके बाद आपने 20-20 लाख रुपए का उनको ऐलान कर दिया मुआवजे का, और फौज ने कहा साहब गलती हो गई। ये क्या गलती है? कर्फ्यू है तो कर्फ्यू इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो भी जाएगा उस पर गोली चलेगी। इसी तरह पत्थर कोई मार रहा है, जो मर्जी वजह हो, लेकिन फौज के ऊपर, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर मार रहा है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका का। एक ब्लैक था, उसके घर में कुछ फौज गई, उनको इत्ला मिला कि कुछ उधर है। वो बेचारे ने दरवाजा खोला, उस ब्लैक ने, और अपने जेब में सिर्फ हाथ डाला और 19 गोलियां उसको मारी। उसके बाद फेडरल जज ने यह कहा कि ये माकूल चीज थी, उनको हक था गोली मारने का, बिकॉज ये सेल्फ डिफेंस के लिए। अमेरिका में ये सिचुएशन है। हिंदुस्तान में ये सिचुएशन है कि पत्थर मारने वाले को आप पैलेट गन्स की बात करते हैं। क्यों पैलेट गन? जो पत्थर मारेगा ईंट का जवाब गोली से देंगे, तभी सीखेगा। अगर आप ये देना शुरू कर, एक और दूसरी बड़ी बात पे यहाँ पे बात करते हैं। मीम अफजल साहब, आपने कहा ठीक है 10 साल हमने जो हैव वाटर से हमने जो किया बहुत वो हमने किया, मौजूदा सरकार क्या कर रही है उस पर देखना चाहिए। ठीक बात है सर, मौजूदा सरकार चाहे वो राज्य की हो केंद्र की हो, क्या कर रही है उस पर देखना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर जब ऐसे बयान आ जाए कि बच्चे हैं, जब विपक्षी पार्टी के बड़े नेता ये कह दें कि पत्थरबाजों के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन जो सरकार या आर्मी जो करना चाहती है उसके खिलाफ एक माहौल बनता है। सर, क्या विपक्षी पार्टी को भी बतौर जिम्मेदारी के तौर पर ऐसे बयानों से बचना नहीं चाहिए? और दूसरी बात सर, सेपरेटिस्ट एक बहुत बड़ी समस्या रहे। सेपरेटिस्ट से बात करने की कोशिश क्यों की जानी चाहिए? सेपरेटिस्ट पर इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाने चाहिए, जो आपने भी किए और वही ये सरकार भी कर रही है? क्योंकि बार बार ये बात आती है सामने कि सेपरेटिस्ट का सबसे बड़ा हाथ है। गिलानी साहब का वीडियो आ गया, वो तो फोन पर ही भड़का रहे लोगों को कि किस तरह की क्या करना चाहिए। वो पूरा वीडियो भी हम नहीं दिखा सकते टीवी पर। और जिस फारूक अब्दुल्ला का आप श्रीनगर में समर्थन कर रहे हैं, जरा उनके बयानों पर गौर कर लीजिए, उन्होंने क्या क्या कहा है पिछले कुछ हफ्तों में। मीम अफजल साहब जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं फौज के मामलात में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप बार बार शायद ये चाहते हैं कि मैं इस ताल्लुक से बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश के अंदर एक कानून है और कानून सबके लिए है। अगर कहीं डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कहीं कोई पत्थरबाजी होती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक जगह आप गोली चलाएं, दूसरी जगह आप आंसू गैस चलाएं। पहले आपको आंसू गैस चलानी चाहिए। पैलेट गन का भी आपने इस्तेमाल किया, लेकिन डायरेक्ट गोली चलाना ठीक है या नहीं ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। सर मैं बताता हूं, ठीक है तो जरूर चलाइए। सर, इस देश में कश्मीर की घाटी के अलावा, इस देश में कश्मीर के अलावा कोई दूसरी जगह बताइए जहां पत्थरबाज इसलिए पत्थर फेंकते हो क्योंकि उनको आतंकवादियों की मदद करनी है। इस देश में ऐसा कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है जहां आतंकवादियों के समर्थन में डिमॉन्स्ट्रेशन होता है? बताइए। जगह है जहां पर दूसरी कई जगहों पर फौज के ऊपर गोलियां चलाते हैं लोग, दूसरी भी कई जगह ऐसी हैं। देखिए नीम अफजल साहब, जहां पर फौज पर गोलियां चलाते हैं, सुनिए, हमारे सिक्योरिटी फौज क्या करती है? मारते हैं। सुनिए, फौज बताने की जरूरत है क्या? सुनिए, फौज के पास, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं गौरव, मैं आप इस गैर जरूरी सवाल को उठा करके और उस पर बहस कर रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं बहस के सवाल नहीं है, गैर जरूरी है। बनने के तैयार हूं। सर, फौज के पास आपके मुताबिक सवाल नहीं है तो गैर जरूरी है। फौज के पास बैलेट गन नहीं होती। कोई सवाल नहीं उठाया मैंने। You are free to speak and you are free not to speak. Sir, you are free to speak and you are free not to speak. बट आप ये मत बोलिए कि सवाल गैर जरूरी है और सवाल जरूरी नहीं है। आपके मुताबिक सवाल है तो आप बोलिए, नहीं है तो आप मत बोलिए। आपको कोई जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता। सर आर के मल्होत्रा, ठीक है, आपने सवाल उठाए, मैंने अपना जवाब दे दिया आपको। सुनिए, आपने सवाल उठाए, जो आपने सवाल उठाए उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सवाल उठाया कि बाकी जगह फौज ऐसा नहीं करती। हमेशा बोलता हूं, हर टेलीविजन चैनल पर बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नाजायज बात को भी मैं जायज कह दूं। सर मैं आपसे कहा कह रहा हूं कि आप कहिए, आपने सवाल उठाया, आप अपना जवाब दीजिए। आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप कुछ बोले। ये आपका राइट है। दे दिया। ओके, आपने दो सवाल उठाए, अब आप सुनिए सर, उनका जवाब सुन लीजिए। पहला सवाल आपने ये उठाया कि बाकी जगह फौज पे गोली चलती है, बाकी जगह वो पहले आंसू गैस लगाते हैं, बाकी जगह वो पैलेट गन। फौज के पास ना आंसू गैस की कोई आला है, ना फौज के पास पैलेट गन है। फौज के पास एक दस्तूर है, और वो दस्तूर ये है कि क्योंकि हमें बुलाया गया है,
अपनी मर्जी से नहीं गए। आपने एक डिस्टर्ब्ड एरिया माना उसको, डिस्टर्ब्ड एरिया के बाद आपने कहा कि फौज की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर हो गया, ये पहले आपने डिसाइड किया। उसके बाद फौज को बुलाया। फौज के बाद एक बड़ा प्रिंसिपल ये है मिनिमम फोर्स, एडिक्वेट वार्निंग। तो सबसे पहले फौज मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करती, वार्निंग देती है 3 दफे, लाइन खींचती है, बोलती है इसके आगे ना आओ। उसके बावजूद कोई आता है तो उसको टांग पे गोली मारने की कोशिश करती है, बिलो द वेस्ट मारने की कोशिश करती है। तो फौज के पास प्रिंसिपल है एक सिविल अथॉरिटी के। तो ऐसा नहीं है कि फौज जो इधर कर रही है बाकी जगह नहीं करती, बाकी जगह इससे ज्यादा ये सब चीजें नहीं करती। पैलेट गन नहीं इस्तेमाल करते, आंसू गैस इस्तेमाल नहीं करते, गोली का जवाब गोली से, और पत्थर कोई मारता ही नहीं। ठीक है संजू वर्मा, मैं आ रहा हूं। सुशील पंडित 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आ रहा हूं। संजू वर्मा तुरंत आ रहा हूं। मल्होत्रा साहब से जुड़ी हुई बात, अभी 10 मार्च को अवंतीपुरा पुलवामा में एक आतंकवादी दबोच लिया गया था, लेकिन उसको मारने से पहले उसकी पत्नी और बच्चे को बुलाकर उसको बोला गया कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, आपकी जान बख्श दी जाएगी। दुनिया के किस कोने में फौज किसी आतंकवादी को इस तरह बचने का मौका देती है? यह सिर्फ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की फौज है। इसलिए फौज के ऊपर किसी भी तरह की छीटाकिशी करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। संजू वर्मा आप जवाब दीजिए। संजू वर्मा, कुछ सवाल यहां पर उठाए गए हैं कि आखिर क्यों पत्थरबाज नहीं रोक पा रहे, उसमें नहीं रोक पा रही है सरकार पत्थरबाजों को, तो उसमें नीति और राजनीति 2 चीजें सामने आई हैं। क्या ये आप मानेंगी कि कहीं ना कहीं सरकार से भी कमी रही है, मौजूदा जो राज्य सरकार है? अगर राज्य सरकार का फेल्योर नहीं होता तो इतने बड़े लेवल पर पत्थरबाजों को पाकिस्तान अगर शह देने की कोशिश करता भी तो शायद नहीं कर पाता। क्या कहीं कोई नीति में कमी है? गौरव, आप मेरे से 3-4 सवाल एक साथ पूछते हैं, पर जैसे मैं जवाब देना चालू करती हूं आप बीच में बोलना चालू कर देते हैं। प्लीज मुझे अभी 2 मिनट का वक्त दीजिए, बिना कुछ बोले और बिना मुझे इंटरप्ट किए। मैं मल्होत्रा साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, पर मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी, मीम अफजल साहब को बुरा तो जरूर लगेगा, कश्मीर की प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी, जिहादी टेरर एंड सेपरेटिज्म, जिहादी आतंकवाद, घुसपैठ, ये सबका किस्सा है। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहां पर वो हिंदी की कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस जैसी जब ऑपोजिशन हो, जैसे बिपिन रावत साहब ने कहा कि नो मर्सी विल बी शोन टू एनीवन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द आर्मी, कांग्रेस के नेता झंडा लेके खड़े हो गए, बिपिन रावत जी की कड़ी शब्दों में निंदा करनी चालू कर दी। मतलब सत्ता से क्या बाहर निकले, ये तो विभीषण बन गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। पाकिस्तान का जो पूरा जीडीपी है वो $300 बिलियन से कम है, हमारे एक्सपोर्ट ही $300 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान इज लेस देन 1/10 ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की हर घुसपैठ पे हमला वार करना ये हमारी पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना, जड़ से उनको उखाड़ना, ये हमारी पॉलिसी है। और मुझे लगता है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मार्क टोनर, उन्होंने बड़ी कड़ी शब्दों में सितंबर-अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा, वी स्टैंड विथ इंडिया अनइक्विवोकली, वी डू नॉट सपोर्ट any form of terror emanating from Pakistan। ये 71st UN जनरल असेंबली के फ्लोर पर मार्क टोनर ने कहा। तो मुझे लगता है क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, आपने मुझसे कहा मैं टोकू नहीं संजू वर्मा, मैंने आपको पूरा 1 मिनट नहीं टोका, लेकिन आप मेरे सवाल पे अभी तक नहीं आई। संजू वर्मा, आई जस्ट आस्क्ड कि क्या उन पत्थरबाजों से निपटने में ये सरकार जो मौजूदा है वो फेल रही हो गई है, फेलियर है उनका, क्योंकि पत्थरबाजी नहीं रुक रही है। ये संगबाज जिनको पाकिस्तान कहता है, आप कहते हैं पाकिस्तान की जीडीपी इतनी छोटी सी है, वो छोटी सी जीडीपी वाला कंट्री अपने देश को छोड़कर आपके देश को डिस्टर्ब करने में लगा है, फंडिंग कर रहा है, और आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल यह है पत्थरबाजों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि वो पत्थरबाज कुछ भी करते हैं तो पॉलिटिक्स भी होती है और सेना को भी प्रॉब्लम होती है। सरकार है मैं आपको ये साफ साफ शब्दों में कहना चाहती हूं, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश गौरव, कि ये सरकार कड़े कदम उठा रही थी, 2.5 सालों से कड़े कदम उठा रही है, और पत्थरबाजों पे कार्रवाई की जाएगी। और बिपिन रावत साहब को पूरी फ्रीडम है, वो जैसा ठीक समझेंगे, एज ही डीम्स फिट। द आर्मी
will take the necessary actions and the government stands by the army. Stone pelters के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। स्टोन पेल्टर्स के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। जब हमने बुरहान वानी को खींच के निकाल के मारा था तभी ये कांग्रेसी कहते थे अरे बेचारे गरीब हेडमास्टर के लड़के को देखो कैसे मार दिया, पर उसके बाद सैफुल्लाह को मारा कि नहीं यूपी चुनाव की गर्मी के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जज द गवर्नमेंट बाय इट्स एक्शंस नॉट बाय इट्स वर्ड्स। और मुझे लगता है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2.5-3 साल का अब तक का काफी अच्छा रहा है इन डीलिंग विद टेरर। और डीमोनेटाइजेशन को मैं खासकर बहुत श्रेय देना चाहूंगी क्योंकि कराची प्रिंटिंग प्रेस का तो धंधा ही बंद हो गया है एंड दिस वाज द मेन। तो महबूबा मुफ्ती से भी ये कहलवा दीजिए संजू वर्मा महबूबा मुफ्ती से भी ये कहलवा दीजिए कि पत्थरबाजों को गोली मारी जाएगी। महबूबा मुफ्ती से भी कहलवा दीजिए। अरे गौरव कांग्रेस के 10 सालों में तो इंडिया का हमने अपना झंडा तक नहीं लहराया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो फिर कांग्रेस में आ गई जी ने करके दिखाया। अरे भाई कांग्रेस से आपको जो शिकायत है वो तो हो गई। अभी जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अच्छा रुकिए इस बीच मेरे साथ एक मैंने बताया था एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रही है शबनम लोन जो नहीं जुड़ पाई थी। एक मिनट संजू वर्मा भीम अफजल साहब थोड़ा रुकिए, समय कम है मुझे लगता है। शबनम लोन थोड़ी देर से जुड़ी है। शबनम लोन आप बहुत देर से जुड़ी है हमारे साथ, लेकिन ठीक है देर है दुरुस्त है मैम। सवाल यह है शबनम लोन मीम अफजल भी कह रहे हैं कि पत्थरबाजों से कोई हमदर्दी नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि हमने बुरहान वानी को घर से निकाल के मारा, सैफुल्लाह को चुनाव के बीच में हमने मारा और पत्थरबाजों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो शबनम लोन क्या वाकई अब वक्त नहीं आ गया इन पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने का? क्योंकि ये पत्थरबाज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग के बाद भी, विपिन रावत जो कि आर्मी चीफ हैं उनकी वार्निंग के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। और बडगाम में जो हुआ और जिस तरह से ये खुलासा हुआ और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड स्टोन पेल्टिंग हो रही है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया इनसे सख्ती से निपटा जाए? इसके अलावा और किया क्या जा सकता है? ये संदेश क्या दे रहे हैं आप सबको, हम अब सख्ती से निपटेंगे? आप तो जितना आपसे हो सकता था ताकत वो तो लगाई आपने। अब सोचना है कि हमें अब क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। ताकत में कमी रहेगी आप ये कह रही हैं? या तो आप रोज अपनी आर्मी को भेज दीजिए, आर्मी को, वो अपने इन बच्चों को, वो मर्द जन बच्चे जो सारे के सारे गांव निकल आते हैं, या तो उनको मारना है आपने, या अब पाकिस्तान का जो बहाना बार बार लिया जाता है, पाकिस्तान 1947 से प्लेयर है कश्मीर के मसले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं फेल हुई है पॉलिसी एंड प्लानिंग। किस तरह का प्लेयर? आप प्लेयर बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? क्लियर कीजिए यहाँ पे, किस तरह का प्लेयर आप बना रहे हैं या प्लेयर है वो? मैं आपको एक चीज बताऊंगी, सुनिए प्लीज। और मैं अपने मेहमानों से कहूंगी बहुत अदब से कि मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। देखिए मुझे बहुत फख्र है, गर्व है इस बात का कि दुनिया के इस वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में मैं आती हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं बहुत बार जो बहस होती है उसमें आप लोग मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दैट आई एम एबल टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं देख रही हूं मिलिटेंसी कश्मीर में नहीं है, मिलिटेंसी मैं आप देख रही हूं स्टूडियो में भी आ चुकी है। ओके। आपको आश्चर्य होगा ये जान के, सुनिए, क्योंकि इन चीजों का असर सारे कश्मीर में पड़ता है। वो देखते हैं ये सब प्रोग्राम आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि कल एक जनरल साहब थे मेरे साथ एक स्टूडियो में, वो कहने लगे कश्मीरियों पत्थरबाजों को तो गोली मारेंगे, आप जो यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं आपको भी गोली मारेंगे। समझ में आया आपको? तो as you said, you are living in a largest democracy, then you have right to put your, ये करना तो करें, you have right to put your wisdom there, ना मैम? सुनिए, शबनम लोन, in your words, militants are in studio. आप कह रही हैं स्टूडियो में मिलिटेंसी आ गई है, बट आप उन पत्थरबाजों के बारे में नहीं बोल रही शबनम लोन जो आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। हम में से किसी ने आर्मी के ऊपर पत्थर फेंका? देखिए सुनिए, वो क्या कर रहे हैं? कुछ हमारी बदनसीबी है, कुछ आपकी बदनसीबी है। ब्रिगेडियर मिश्रा ने आपको ये नहीं कहा था कि आपको गोली मारेंगे? जिनको आप कह रहे हैं, ब्रिगेडियर मिश्रा ने आपसे कहा था कि अगर आपको उनकी तरफदारी करनी है, मोहन भागवत साहब के कोई
अगर मोहन भागवत साहब सुन रहे हो, उनको प्लीज संदेश पहुंचा दें कि आपके जो ये प्रचारक कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इनको जरा लगाम दे कि ये क्या बोल रहे होते हैं। और उन पर लगाम, उन पर नहीं बोल रही हैं आप। शबनम लोन, सुशील पंडित, आर.के. मल्होत्रा, गौरव अग्रवाल, संजू वर्मा, मीम अफजल, सब पे आपने एक एक करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने उन पत्थरबाजों के ऊपर कुछ नहीं बोला जो वहां पर एंटी इंडिया ऑपरेशन चलाते हैं, उनकी मदद करते हैं। नहीं बोला आपने, नहीं बोला कि कैसे उनसे निपटा जाए। आपने नहीं बोला कि आर्मी के खिलाफ जो ये लोग काम करते हैं ये सही है या गलत है। सही है गलत है बताइए। आप सुनिए, मेरा भाई है सुशील, मेरा कश्मीरी पंडित भाई है, हक है इनको हमसे नाराज होने का, लेकिन ये एक बात समझते हम भी दुश्मन नहीं है मैम कि हम भी मुश्किल में थे। ये इनको हक है हमसे नाराज होने का, लेकिन एक बात है, हम पे इल्जाम तराशी करने का हक नहीं है। ये हमारे अपने हैं, लेकिन जिस तरह का जहर ये बोल रहे हैं, मैं सुशील को अभी भी कहूंगी, तभी सुशील पंडित और इनके जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को आज वहां से भागने की जरूरत पड़ी है। अपने घर जिनको आप अपने भाई होने का दावा करते हैं, क्यों भागना पड़ा उनको, यह भी बताइए जरा। किसकी वजह से इनको वहां से भागना पड़ा? करती हूं मैं, वसूख से कहती हूं, मैं वसूख से कहती हूं। देखिए, यही मैं कह रही हूं, इल्जाम तराशी ना करें, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हम रोएंगे, एक दूसरे से गिले शिकवे करेंगे, और फिर हम भी इनको बताएंगे कि सच्चाई स्वीकारिए। शबनम लोन, सच्चाई स्वीकारिए। आज मैं आ रहा हूं, 1 मिनट संजू वर्मा आ रहा हूं। तीसरी पीढ़ी बड़ी हो रही है जलावतनी में, गिले शिकवे के समय चला गया शबनम जी। आज हमारे बच्चे खुद को कश्मीरी कहने में असमंजस महसूस करते हैं, क्योंकि ना उन्हें कश्मीरी आती है, ना उन्होंने कश्मीर देखा है। आप पता नहीं किस पीढ़ी के साथ बैठ के गिले शिकवे करेंगी। समय हाथ से निकल चुका है। आप सुशील, आप तो सारे कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट नहीं ना करते हैं, मेरे से पूछिए। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। पिछले संडे को मैं आप कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करती हैं। के पास आप तो सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठे, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं गई थी, फरीदाबाद गई थी, और वहां जो उनके माता पिता थे, बहुत अच्छी बात है। आप देख, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है शबनम लोन, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि पत्थरबाजों के खिलाफ क्या होना चाहिए। आर.के. मल्होत्रा युग है। सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं शबनम जी, आप खुद एक लॉयर हैं और ये कहती हैं कि इस डेमोक्रेसी में आपको राइट है बोलने का, तो सुनने का भी राइट और सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखें। सुनने में ये फौज को आप बोलते हैं, आप नहीं फौज भेजें, लोगों को आपकी फौज नहीं है। आप हमारे बच्चों को कहते हैं इनको मारेंगे, तो फिर हम तो उनका हमारे बच्चों को क्यों नहीं करेंगे? फौज आपकी नहीं है, फौज आपकी नहीं है क्या? फौज भी आप ही की है। बिल्कुल हमारी है। अगर वो बच्चे हमारे हैं, बड़ी बदकिस्मती अगर वो बच्चे हमारे हैं तो फौज भी आपकी है। जो ये काम किया है, कभी कुछ ऐसा नहीं करती। कचरा अब हमारी आर्मी को साफ करना है, और वो भी लोगों को खत्म करके। तो उस कचरे को क्यों डिफेंड कर रही हैं? उसके बाद में शबनम जी, मैं आपको एक चीज डिफेंड कर रही हैं शबनम लोन। अनफॉर्चुनेटली आपने पेरेंटहुड को समझा ही नहीं है। कोई भी माँ बाप खतरे में अपने बच्चों को नहीं जाने देता। वो खतरे में क्यों जाते हैं? अपनी माँ बाप के खिलाफ जाते हैं। उनको कौन लेके जाता है? उनको कौन इतनी भीड़ इकट्ठा करने जाता है? तो ये सब कहना कि हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उन आदमियों को खत्म कर रहे हैं जो उन बच्चों को वर्गला रहे हैं, उन आदमियों को खत्म कर रहे हैं जो उन बच्चों की यूथ को खत्म कर रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं रही हैं, आप उनका साथ दे रही हैं। सभी कश्मीरियों को कोई गलत कर रही हैं, बहुत गलत। कोई ब्लैंकेट उनके ऊपर ब्लैंकेट एक हिसाब से नहीं कर दिया जा रहा कि सब एक सब कश्मीरी आतंकवादी हैं, सारे कश्मीरी यूथ स्टोन पेल्टर्स हैं। लेकिन शबनम लोन फॉर गॉड सेक उनके बारे में तो बात करिए जो पत्थर फेंक रहे हैं। संजू वर्मा गो अहेड। संजू वर्मा ओनली 20 सेकंड्स, 20 सेकंड है आपके पास। गौरव, मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि ये हिंदी में कहावत है, जिस थाली में खाना उसी में थूकना। ये शोभा नहीं देता, पर शबनम लोन उन लोगों में से है जिस थाली में खाती है उसी में ये थूकती हैं। इनकी खुशकिस्मती है कि ये भारतीय पासपोर्ट होल्डर है। किसी और देश में होकर यदि ये जिहादी टेरर को सपोर्ट करती तो ये जेल में होती। ईमान
का खाते हैं। जिस दिन एक बच्चा हमारे जवानों को मारने के लिए पत्थर उठाएगा वो जिहादी कहलाएगा, बच्चा नहीं कहलाएगा। डोंट रोमांटिसाइज टेरर। यू आर अ टेरर एपोलॉजिस्ट शबनम लोन। यू आर अ टेरर एपोलॉजिस्ट। You are a terror apologist. You are a terror apologist. आप नाम के लिए लॉयर हैं। शर्म आती है आपको लॉयर कहते हुए। शर्म आती है आपको लॉयर कहते हुए। जिस थाली में खाती हैं उसी में आप थूकती हैं। संजू वर्मा, you made your point. संजू वर्मा हो गया। जिस थाली में खाती हैं अफजल साहब के पास जाऊंगा मैं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। You are romanticizing terror. Good terrorist. You are romanticizing terror in the garb of democracy. And don't you ever romanticizing terror, madam. आपकी खुशकिस्मती है कि आप भारत में हैं। होती कहीं आप सीरिया में, होती कहीं आप सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, एक मिनट, वो भी उसी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में रह रही है जिसमें आप रह रही हैं शबनम लोन। एक मिनट, आप जैसे लोग टीवी पर आकर ओके, संजू वर्मा, ओके, यू मेड योर पॉइंट। संजू वर्मा, आपकी आवाज नहीं जा रही। शबनम लोन मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा 20 सेकंड दे रहा हूँ। एक मिनट, शबनम लोन को लाइए केवल स्क्रीन पर। शबनम लोन को लाइए स्क्रीन पर। शबनम लोन, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा 20 सेकंड दे रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए। शबनम लोन, यू आर अ सीनियर लॉयर, यू आर एन इंटेलेक्चुअल। आप समझती हैं, लेकिन चीजों को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? नहीं, शबनम लोन, आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? शबनम लोन, मेरा सवाल सुन लीजिए वरना 20 सेकंड में चले जाएंगे। वहां पे वो हुकूमत कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इनके मिनिस्टर इस वक्त सबसे ज्यादा। चलिए 20 सेकंड भी गए। चलिए ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा था कि आप एक और बार कम से कम बताती कि आपकी पोजीशन क्या है पत्थरबाजों पर, लेकिन आप नहीं बोलना चाहती। बहुत शुक्रिया शबनम लोन, और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर पत्थरबाजों का इलाज क्या है ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थरबाज ज्यादा कहीं ना कहीं अब मुश्किल पैदा कर रहे हैं और आर्मी के ऑपरेशंस में भी दिक्कतें आ रही हैं, जो हमने बडगाम में देखा, जो हमने इससे पहले कुछ और जगहों पर देखा। और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है इनको, और स्टोन पेल्टर्स खुलकर सामने आ रहे हैं कि हाँ, हमें पाकिस्तान की तरफ से मदद मिली। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस। अपना फीडबैक #BSBT पर जरूर दीजिएगा।